पूरे साल आप मेहनत करते हैं, खून पसीने की कमाई से दोस्तों आप कमाई करते हैं और साल के लास्ट में जब आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है तो बहुत दुख होता है। उससे भी ज़्यादा दुख तो तब होता है जब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई नोटिस भेज देता है तो बहुत टेंशन हो जाती है। इस सीरीज़ के अंदर दोस्तों हम सारी की सारी वो कंडीशंस को डिस्कस करने वाले हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कब कब नोटिस भेज सकता है। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इन सभी लिमिट को ध्यान में देंगे, इन फ्यूचर में किसी भी ट्रांजेक्शन को इन लिमिट से ज़्यादा नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ज़िंदगी में कभी भी नोटिस नहीं भेज सकता है। इसके साथ में ही जो हमारी लास्ट वीडियो है उसके अंदर आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आपने ये ट्रांजैक्शन क्रॉस कर दी है तो कैसे आप इससे बच सकते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी हार्श ना करे। तो आप मेक श्योर करें कि सारी की सारी वीडियोस ये देख लें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको आने वाले टाइम में किसी भी तरह की दिक्कतों का, नोटिस का सामना ना करना पड़े। इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका सेविंग अकाउंट नहीं है और आपको पता है सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने पर कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अगर एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, इस पूरे साल के अंदर अगर आपने 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट कर दिया है या आपने कैश वहाँ से निकाल लिया है, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर आपने कर दी है, कैश डिपॉजिट की या कैश विड्रॉल की, तो ये सूचना वो बैंकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा कि इस व्यक्ति ने इतने रुपए हमारे पास में जमा करवाए हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर देखेगा। अगर आपने आईटीआर भरी है तो उस आईटीआर का और उस जो कैश डिपॉजिट का आपस में जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने आईटीआर नहीं भरी है तो दोस्तों 101% आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा और आपसे पूछेगा कि आपने ये पैसा कहाँ से लेके आए थे। तो इस तरह से पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक बैंक में एक पैन कार्ड पर आप 10 लाख रुपए या उससे कम का ट्रांजैक्शन करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फ्यूचर के अंदर कभी भी आपको नोटिस नहीं आएगा। ये एक बैंक की लिमिट है, अलग अलग बैंक में अलग अलग लिमिट होती है क्योंकि जो ये रिपोर्टिंग होगी ये बैंक वाइज होती है। हर बैंक अलग अलग रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करता है। तो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर एक साल के अंदर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश जमा या कैश निकालना नहीं है आपको। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और करंट अकाउंट मेंटेन करवाते हैं और एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपने कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल दोनों में से कोई भी कंडीशन की है 50 लाख रुपए एक साल के अंदर, दोस्तों सेविंग अकाउंट के अंदर ये 10 लाख रुपए थी और करंट अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए थी। हालांकि करंट अकाउंट के अंदर जो भी पैसा जमा कराते हो, अगर आपने जीएसटी ले रखा है तो उसको जीएसटी में दिखा दो, अदरवाइज आपको किसी भी करंट अकाउंट में जीएसटी नहीं है तो जीएसटी से जो कम की लिमिट है दोस्तों, सर्विस के लिए 20 लाख, सेल के लिए 40 लाख रुपए, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आप कंफर्म भी कर सकते हैं क्या लिमिट है, उस लिमिट से कम ही ट्रांजैक्शन करने हैं दोस्तों। अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा किसी भी करंट अकाउंट में जमा करा देते हैं या निकाल लेते हैं कैश के अंदर तो ये इन्फॉर्मेशन वो बैंक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा कि इस व्यक्ति ने करंट अकाउंट के अंदर इतने रुपए जमा कराए या निकाले हैं। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न्स देखेगा अगर भरी है तो, और वो रिटर्न्स आपकी आईटीआर के अकॉर्डिंग जस्टिफाई होनी चाहिए बैंक ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग। और अगर आपने आईटीआर नहीं भरी है तो बैंक वाले नॉन फाइलिंग का, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको भेजेंगे ताकि आपको अगर इन फ्यूचर में इन सभी दिक्कतों से बचना है दोस्तों तो ये 50 लाख से ज़्यादा का कैश जमा या निकासी आप करंट अकाउंट से ना करें। एफडी एक बहुत ही बढ़िया, सेफ, प्रचलन, ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट का टूल है, हमारे सीनियर सिटीजन या रिटायर पर्सन है उनका तो ये फेवरेट टूल है। एफडी के अंदर भी अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करेंगे, एफडी करवाएंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचना चली जाएगी ये लिमिट क्या है। पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप एक बैंक के अंदर एक पैन कार्ड से 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की एफडी करा लेते हैं तो ये एफडी की सूचना वो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा इस व्यक्ति की पहले की इनकम थी, आईटीआर भरी है, नहीं भरी है, और क्या इसकी इतनी इनकम है वास्तव में कि इतनी एफडीआं ये करवा रहा है। अगर दोस्तों आपने इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है और आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी करा ली है एक बैंक के अंदर तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा 101% और आपसे पूछेगा कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया था। वहीं पर दोस्तों अगर आपने कैश के अंदर एफडी कराई है तो ये लिमिट 10 लाख की जगह 2 लाख ही हो जाती है। एक तो एफडी आपके अकाउंट से कट करके एफडी बनती है और एक आप नगद में जाकर के करवाते हैं तो वो 2 लाख रुपए ही लिमिट है। मेक श्योर आप अपनी एफडी लिमिट से कम ही रखें या आप एक से ज़्यादा बैंक का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। वैसे तो पैन कार्ड के ऊपर सारी की सारी लिंक हो जाती है
है, लेकिन फिर भी ये जो रिपोर्टिंग होती है ये बैंक वाइज होती है। एक बैंक ही होता है जो अपनी लिमिट पूरी होने के बाद में सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। तो अगली बार जब भी आप अपनी एफडी करवाएं तो 10 लाख रुपए से कम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर रखें। अगर कैश में करा रहे हैं तो 2 लाख से कम रखें, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई भी नोटिस इन फ्यूचर के अंदर ना आए। डीमोनेटाइजेशन के बाद में, नोटबंदी के बाद में डिजिटल, जिस तरह से जो जमाना हमारा डिजिटलाइजेशन हुआ है दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा मिला है। इसके साथ साथ में ही क्रेडिट कार्ड को भी बहुत ही बढ़ावा मिला है। आपको पता होगा बहुत सारे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स, रिवॉर्ड, बोनस पॉइंट आपको मिलते हैं। तो लेकिन दोस्तों क्रेडिट कार्ड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में उसका जो बिल भरते हैं, उस बिल की भी एक लिमिट डिफाइन कर दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। पूरे साल के अंदर अगर आप 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का बिल भर देते हैं क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन, और 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिल अगर आप कैश में भर देते हैं, तो ये सूचना वो क्रेडिट कार्ड कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा कि आपकी इतनी इनकम हुई है, क्या आपने आईटीआर भरी है। अगर आईटीआर भरी है तो आपकी इनकम उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आईटीआर नहीं भरी है तो नॉन फाइलिंग का नोटिस 101% आएगा। तो अगली बार दोस्तों छोटे छोटे रिवार्ड पॉइंट के लिए आप बिना मतलब की अननेसेसरी ट्रांजेक्शंस ना कीजिए, ताकि अगर ऐसा होता है दोस्तों 10 लाख से ज़्यादा का आपने क्रेडिट कार्ड का बिल दिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है कि आपने सारा का सारा बिल जो भरा है आपकी इनकम से ही भरा है। उन्हें नहीं पता है कि आपने रिवॉर्ड पॉइंट करे या किसी से पैसा ले लिया है। तो आपको जस्टिफाई करना, आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप जो लिमिट है 10 लाख रुपए से कम करिए। ये लिमिट दोस्तों पर क्रेडिट कार्ड की है। एक आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड है तो पांचों के अंदर अगर आप 9-9 लाख का ट्रांजेक्शन करते हैं तो सारी की सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना नहीं देगी। ये सूचना तभी देगी जब 10 लाख रुपए से ज़्यादा का आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पे हो जाएगा। दोस्तों प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट इतना बढ़िया जो इन्वेस्टमेंट का टूल है, आप बिलीव नहीं करेंगे। आप अपने खुद के अड़ोसी पड़ोसी के घर जो प्लॉट थे खाली थे, उनका 4 साल पहले 10 साल पहले क्या रेट था और आज क्या रेट था वो आप देख सकते हैं। तो आप भी अगर प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो एक लिमिट यहाँ भी डिफाइन हो गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर आप एक साल के अंदर 30 लाख रुपीज़ 30 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, तो आपको पता होगा उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहाँ पे तहसील में आपकी वहाँ पे जाकर होती है। तो जब आप अपनी रजिस्ट्री करवाएंगे तो वो रजिस्ट्रार जो होते हैं वो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड वहाँ पे ले लेंगे। तो अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर दोस्तों 30 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, तो ये सूचना भी रजिस्ट्रार के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा अगर आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की है तो क्या आपके पास इतना पैसा था कि आपने कहाँ से परचेज की है। अगर आपने सेल की है तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखेगा कि आपने सेल के ऊपर जो कैपिटल गेन बनता था वो भर दिया है या नहीं भरा है। तो इस तरह से दोस्तों हो सकता है आपने लोन लेकर के प्रॉपर्टी बनाई हो, आपने होम लोन लेकर के कोई 50 लाख का घर लिया हो, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि ये पैसा कहाँ से आया था। तो इन श्योर आगे के लिए आप ध्यान रखें, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें अगर उसकी रजिस्ट्री वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा की है तो ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 101% जाएगी। फिर आपको जस्टिफाई करना, वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये पैसा मेरा कहाँ से आया था। अगर बेची है तो हमने इसके ऊपर कैपिटल गेन जो बनता था वो हमने दे दिया है। बहुत बार ये भी देखने में आता है अगर किसी भी गवर्नमेंट टेंडर में या किसी भी ऐसे आप गवर्नमेंट के फॉर्म भरते हैं जहाँ पे आपको कोई फीस देनी पड़ती है, उनकी चालान भरना पड़ता है, तो वो प्रेफर करते हैं डीडी डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के थ्रू ही आप उन्हें पेमेंट करें ताकि वो प्रॉपर उनके अकाउंट में चली जाए। तो अगर आप भी बैंक में जाकर के कैश के अंदर डीडी या पे ऑर्डर बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी एक लिमिट डिफाइन कर दी है और ये लिमिट है दोस्तों 10 लाख रुपए। अगर कैश के अंदर आप किसी भी बैंक में जाकर के डिमांड ड्राफ्ट या डीडी या पे ऑर्डर बनवाते हैं तो वो बैंक आपका पैन कार्ड ले लेगा और 10 लाख से ज़्यादा अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अगर अंदर आपने क्रिएट किए हैं, जनरेट किए हैं, तो ये सूचना वो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को दे देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले देखेंगे कि इस व्यक्ति के पास इतना पैसा कहाँ से आया था। अगर आपने आईटीआर भरी है तो आईटीआर में वो जस्टिफाई होना चाहिए। आईटीआर नहीं भरी है तो दोस्तों 101% आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस आएगा और उस नोटिस के अंदर आपको रिप्लाई देना पड़ेगा कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया था। अगर आप रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो वो सारी की सारी अनडिस्क्लोज इनकम मान करके आपको हैवी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी वहाँ पे लगाई जा सकती है। तो आगे से आप ध्यान रहें, जब भी डीडी पे ऑर्डर बनाएं तो कैश में ना बनाएं या 10 लाख रुपए से कम ही रखें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई भी नोटिस ना आए। चाहे 8 साल का बच्चा हो या 60 साल के बुजुर्ग हो, कैश एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में हर व्यक्ति के द्वारा यूज की जाती है। तो कैश विड्रॉल के ऊपर भी एक लिमिट डिफाइन कर दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अगर आप किसी भी अकाउंट के अंदर, चाहे दोस्तों सेविंग हो, करंट हो, किसी भी तरह का कोई लोन हो, आपका जो बैंक हो या आपका एक बैंक के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपने पिछले 3 साल की रिटर्न अपनी नहीं भरी है और 20 लाख से ज़्यादा का कैश निकाल लेते हैं वहाँ से, तो उस 20 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पर आपका 2% टीडीएस काटा जाएगा
और अगर आपने ITR नहीं भरी है तो 1 करोड़ से ऊपर आपका 5% TDS काटा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी बैंक से 25 लाख रुपए का कैश निकाल लिया है तो 20 लाख से ऊपर जो 5 लाख रुपए है उसके ऊपर आपका 2% दोस्तों 10,000 रुपए TDS काट लिया जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे दी जाएगी इस व्यक्ति ने 25 लाख रुपए नगद निकाल लिया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा कि अगर आपने 25 लाख रुपए का कैश कहां से यूज किया, कहां से आपके पास में पैसा आया था। अगर आपने पिछले 3 सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न भर रखी है तो ये लिमिट 20 लाख की जगह 1 करोड़ हो जाती है। 1 करोड़ के बाद में आपका 2% TDS कटेगा अगर आपने अपनी 3 सालों की रिटर्न भर रखी है तो अगली बार दोस्तों जब भी आप बैंक में जाएं, अपना कैश विड्रॉल करें तो इस लिमिट का जरूर ध्यान रखें ताकि आपका TDS ना कटे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना ना जाए। दोस्तों ये जो कैश डिपॉजिट है आप बैंक में पर्ची में भर के भी वहाँ पे निकाल सकते हैं, ATM से भी अगर आप निकालते हैं या सेल्फ का किसी को भी चेक देते हैं, ये सारी की सारी अमाउंट आपकी कैश विड्रॉल के अंदर ही मानी जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आप कैश के ट्रांजैक्शंस ना कीजिए, करते हैं तो इस लिमिट से कम रखें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह का नोटिस ना भेजे। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है दोस्तों जो आपके AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS यानी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 नए फॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे उसके अंदर आपकी सूचना आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की कोई गाड़ी, कार, ट्रैक्टर, बाइक खरीदी है दोस्तों तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे चली जाएगी क्योंकि वहाँ पे आपका 1% में एक्स्ट्रा TDS काटा जाएगा। अगर आपने कोई 11 लाख रुपए की कार ली थी तो आपके 11,000 रुपए वो एक्स्ट्रा ले लेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो सूचना चली जाएगी कि आपने 11 लाख रुपए की कार ली है। दोस्तों अगर आपने कोई FD करवा रखी है तो उस FD का कोई भी ब्याज आता है वो भी वहाँ पे शो कर जाएगा। इसके अलावा आपका सेविंग का ब्याज है वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आजकल पता लग जाता है। और भी दोस्तों आपके कोई सैलरी की इनकम आ रही है, डिविडेंड की इनकम आ रही है, शेयर मार्केट के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, अगर आपने एक भी शेयर खरीदा या बेचा है तो आपको पता होगा पैन कार्ड के ऊपर आपका अकाउंट खुलता है उस ब्रोकर के पास में, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ पे चली जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरें या ना भरें, लेकिन आप अपना इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें और वहाँ पे आप देखें कि आपके ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या ट्रांजेक्शन आपके नाम बोल रही है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी है, और कोई भी ऐसी इनकम आती है दोस्तों जिसके ऊपर आपको टैक्स देना था तो वो भी जरूर देख लें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इन फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह का नोटिस ना भेजे। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो ट्रांजैक्शंस की लिमिट आपको इन सीरीज़ के अंदर बताई है वो सारी की सारी आपको ध्यान में रखनी है, उससे क्रॉस आपको नहीं होना है ताकि आपको इनकम टैक्स से नोटिस ना आए। अगर जाने अनजाने में आपसे लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर भर दें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को लगे इस व्यक्ति की खुद की इनकम है, 1 नंबर का ये पर्सन है, इसने कोई भी टैक्स चोरी नहीं की है। इसके साथ में दोस्तों ये नोटिस जो है आपको कब आ सकता है, इसकी लिमिट दोस्तों, अगर आपका ये ट्रांजैक्शन या इनकम जो इन्वॉल्व है, लेट्स सपोज आपने 40 लाख रुपए जमा कराए थे तो आपको जिस साल जमा कराए थे उसके बाद खत्म होने के 3 साल तक आपको ये जो नोटिस है वो आ सकता है। और वहीं पर दोस्तों अगर आपके ये ट्रांजैक्शन की या इनकम की जो लिमिट है वो 50 लाख से ज़्यादा है, आपने 60 लाख रुपए अगर जमा कराए हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल भरा है, FD कराई है, तो ये 3 साल की जगह ये लिमिट आपकी 6 साल हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये मत सोचें कि इस साल तो मैंने ट्रांजैक्शन कर लिया है और मुझे नोटिस नहीं आया, मैं तो बच गया। आपको 3 साल या 6 साल तक भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नोटिस भेज सकता है। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन दोस्तों आपने, मैंने बताया कैश डिपॉजिट का, FD का, क्रेडिट कार्ड का, प्रॉपर्टी परचेज का, कैश विड्रॉल का, DD डिमांड ड्राफ्ट का, या कोई भी और ऐसी लिमिट जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको करनी थी उसे मत कीजिए। अगर क्रॉस हो चुकी है तो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, टैक्स प्रोफेशनल से आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भराएं, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्क्लोज करें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई भी नोटिस ना आए। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सारी जो प्रोसीडिंग्स है, जो नोटिस आते हैं वो फेसलेस आते हैं। फेसलेस का मतलब है ऑनलाइन नोटिस आएगा और ऑनलाइन ही आपको जवाब देना है। तो वो ऑफिसर को सेटिस्फाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे उनको जस्टिफाई करें हम कि ये आपका जो पैसा कहाँ से आया था। तो इसीलिए पहले क्या होता था, आपका लोकल इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर के आप उनको सेटिस्फाई कर सकते थे, डॉक्यूमेंट दिखा सकते थे कि सर मेरा तो ये है, मैं तो बिल्कुल गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई इनकम नहीं है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आपको नोटिस ऑनलाइन आएगा तो उनको ऑनलाइन रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इन लिमिट का ध्यान रखें और इनकम टैक्स के नोटिस से बचें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।